A very good morning, students. Today I am going to start our 5th class on the chapter Brick, Beads and Bones. Last time in our previous class, I was teaching you page number 21. In this, a blue box is left, which I am going to discuss it today. It was a box given according to Wheeler at Harappa. It states that how after being appointed, जब वो जो व्हीलर हैं वो अपॉइंट हो गए जब एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और 1944 में जब वो हड़प्पा पहुँचे तो वहाँ से जब स्टेशन पहुँचे वो बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन था, और वहाँ से 4 माइल्स की जर्नी कवर करते हुए टोंगा पे, तांगा कहते हैं, तांगा या टोंगा राइड पे वो कवर करके वहाँ पहुँच के अपने छोटे से रेस्ट हाउस में उनके साथ एक लोकल मुस्लिम ऑफिसर था, और वहाँ पे जाके उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग सुबह 5:30 बजे चलेंगे और एक्सकेवेशन के सारे जो काम हैं वो करेंगे और वापस आ जाएंगे सुबह 7:30 बजे तक, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी फील्ड में. दिस इज़ वॉट हैज़ बीन डिस्कस्ड by the Wheeler, and he was sharing his experience how difficult it was to carry out the excavation task. कितना कठिन था उनके लिए ये excavation का काम, जो कि वो हड़प्पा गए थे उसके लिए, वहाँ पे जो माउंट्स थे उनको स्टडी करने के लिए. अब हम पेज नंबर 22 पे देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स ऑफ पियर्सिंग टुगेदर द पास्ट. प्रॉब्लम्स ऑफ पियर्सिंग टुगेदर द पास्ट इसमें है कि जैसे हड़प्पा की स्क्रिप्ट को तो डिसाइफर नहीं किया जा सका, पढ़ा नहीं जा सका था, तो वो एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले. तो जब हड़प्पा को ये प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर से मतलब है कि कैसे छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे साक्ष्यों को कलेक्ट करके कैसे हमने ये एजम्पशन किया कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, इन सब चीज़ों को मतलब हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि हड़प्पा लाइफ काफ़ी हज़ारों साल पहले की लाइफ थी. उसके बारे में जानने की कोशिश की, और साथ ही उनकी ज़िंदगी कैसे थी, उनके उस समय के सेटलमेंट्स कैसे थे, जैसे ड्रेनेज पैटर्न है, सब कुछ साक्ष्य से ही हमने कनेक्ट करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है. रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे पहले की ज़िंदगी कैसी थी. जैसे कि हम लोगों को जैसे मटेरियल रिमेन्स मिलता गया, पॉटरी मिली, टूल्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स मिले, घर में यूज़ होने वाले रोज़मर्रा के सामान, और इन्हीं सब चीज़ों से हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया कि पहले का सिविलाइजेशन में पहले के लोगों की सभ्यता के समय किस तरीके की ज़िंदगी जीते थे, क्या करते थे, कैसी इकॉनमी थी उनकी. तो इसमें जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी थे. ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि लकड़ी हो गई, वुड, क्लॉथ, लेदर, रीड्स जो पेड़ों से बनते हैं, रीड्स, इन सबको जो है क्या होता है, ये जो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं वो क्या करेंगे, डिकम्पोज हो जाते हैं, एक समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं. तो ये खास करके ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया भी कैसी है, सब ट्रॉपिकल में है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, इट डिवाइड्स द कंट्री इंटू टू इक्वल हाफ्स. तो ये ट्रॉपिकल रीजन में है. तो ट्रॉपिकल रीजन में जनरली ये सारी चीज़ें डीके कर जाती हैं. और क्या सरवाइव करता है, क्या चीज़ बच जाती है, तो नेचुरली वो जो ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे कि स्टोन, जैसे कि बर्न्ट क्ले को ही तो टेराकोटा कहते हैं, क्योंकि पहले मिट्टी से बना करके फिर उसे भट्टी में पका देते थे, उसी को टेराकोटा कहा जाता है. मेटालिक कोई सामान मिला तो वो डिकम्पोज नहीं हुआ. तो अब हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इसे नोट करें, क्या क्या चीज़ें, केवल जो ब्रोकन चीज़ें थीं, टूटी फूटी, या जो हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, जिसको हमें यूज़ के लायक नहीं रहता है, उन चीज़ों को फेंक दिया गया. तो मतलब क्या क्या चीज़ें उन्होंने रिकवर करके, किन चीज़ों से रिकंस्ट्रक्ट किया पास्ट को, बीते कल को किस तरीके से हमने उसको सेट करके बनाया, फ्रेम किया,
कि ये चीज़ें मिली हैं तो इनसे ये होता होगा, इस तरीके से यूज़ होता होगा। पहली वो चीज़ें जो कि टूटी फूटी हो गई और बेकार थी, इसलिए लोगों ने फेंक दी थी, तो वो चीज़ें रिकवर हुई। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब ढूंढा तो इन चीज़ों को सबसे पहले प्राप्त किया। उसके बाद क्योंकि ये माना जाता है कि जो अच्छी चीज़ें थी सारी वो सब रिसाइकिल हो जाती थी, इसीलिए वो डिस्कवर नहीं की जा सकी। थोड़े बहुत वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स भी मिले हमें जो बिना टूटे हुए, यानी कि बिल्कुल इंटैक्ट का मतलब ज्यों का त्यों, बिना टूटे फूटे। तो वो ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जो कि या तो फिर जो उन लोगों के समय में खो गए थे, उनसे इधर उधर हो गए, वो हम लोगों को सही हालत में मिले हैं, या तो फिर कभी कभी होता नहीं है कि जमा करके रख दिया या बचा करके छिपा करके रख दी कुछ चीज़ें, होल्ड कर दी। होल्डेड का मतलब बचा करके जमा करके रख दिया कहीं पर, वो चीज़ें हम लोगों को सही हालत में मिली। तो इन फाइंड्स को हम लोग ये नहीं कह सकते कि अपने से हुआ, ये एक्सीडेंटल फाइंड्स हैं, क्योंकि ये बाय चांस मिल गए, क्योंकि वो खो गए थे उनसे, तो वो हम लोगों को सही हालत में मिल गए। वो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, या तो फिर वो कहीं पर बचा करके छिपा के रख दिए गए थे, वो हम लोगों को मिल गए। फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्लासिफाइंग फाइंड्स। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है क्लासिफाइंग फाइंड्स। अब जब हमने रिकवर कर लिए ऑब्जेक्ट्स को, सबसे पहले क्लासिफाई करने के लिए फाइंड्स क्या करना है। कोई भी आर्कियोलॉजी की शुरुआत होती है कि सबसे पहले रिकवर किए जाएं आर्टिफैक्ट्स को। रिकवर करना मतलब जो डिस्कवर किया उन लोगों ने, जो प्राप्त किया, जो उन्होंने फाइंडिंग्स करी, उन चीज़ों को लेकर आए और उनको कलेक्ट किए, इसे कहेंगे रिकवर ऑफ आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद अगला स्टेप क्या कहता है कि अब हम लोग क्लासीफाई करेंगे उसको, किस रूप में, ये कौन सा है, ये किस टाइप में क्लासीफाई करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में एक स्टेप है, सबसे पहली स्टेप है कि हम पहले ये जानें कि वो किस मटेरियल का बना है। जो भी आर्टिफैक्ट हम लोगों को मिला है वो किस मटेरियल का बना है, स्टोन का बना है कि क्ले का बना है कि मेटल का बना है कि बोन का बना है कि आइवरी का बना है। तो पहली स्टेप जो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में आती है वो है किस मटेरियल का बना है, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो। दूसरा है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर दैट, जैसे कि वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। सेकेंड वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आर्टिफैक्ट टूल है कि ऑर्नामेंट है कि दोनों है कि समथिंग जो रिचुअल या रिलीजियस पर्पस से यूज़ किया जाने वाला चीज़ है। तो जो ये किसको डिसाइड करना है, आर्कियोलॉजिस्ट को डिसाइड करना है। तो इसीलिए ये जो सेकेंड स्टेप है क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में, पहला तो है कि किस मटेरियल का बना है, दूसरा है कि जो भी है, जो भी मिला है हमको आर्टिफैक्ट, वो क्या है, ये कौन डिसाइड करके करेगा, आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है जिसमें उसी को सोचना है कि ये टूल है कि ऑर्नामेंट है कि दोनों है कि ये रिलीजियस पर्पस से रिचुअल यूज है उसका कुछ। An understanding of the function of an artifact due to the resemblance with present day things. जैसे कि इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को मिली पर वो कुछ मिलती जुलती हैं जो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमने आपको पढ़ाया था सैडल क्वन का सिलबट्टा, जो आज भी मिलता है, और पहले वाले कॉन्वेक्स शेप का था जो जिसको हमने कहा था कि फ्लोर में फिट करके यूज़ करते थे उसको। तो वही ग्राइंडिंग, क्रशिंग, पर्पस भी वही सेम जो आज भी हो रहा है। तो बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो टिल प्रेजेंट डे हम लोग उसी तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, जैसे बीड्स हैं, अभी भी यूज़ कर रहे हैं, पहले भी करते थे। स्टोन ब्लेड्स हैं, पॉट्स हैं, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग पहले भी यूज़ करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कोशिश किया है कि दे हैव ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग
द कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कोशिश भी की है कि वो फंक्शन कैसे समझेंगे, आर्टिफैक्ट जो भी सामान मिला है, जो भी सामान मिला है उसको के बारे में जानने के लिए ये कोशिश की गई कहाँ पर मिला है। क्या वो घर था, क्या वो नाली थी, ड्रेनेज था, क्या वो ग्रेवयार्ड से मिला है। ग्रेवयार्ड से मिला है तो उसके पर्सपेक्टिव में हम लोग सोचेंगे कि क्या हो सकता है। या फिर भट्टी यानी कि किल्न होती है जहाँ पे वो बर्न्ड ब्रिक्स होता है, बर्न्ड ब्रिक किल्न होता है जिसमें कि भट्टी में पकाया जाता है। तो वो अगर भट्टी से रिलेटेड है तो हम लोग पहले जो भी आर्कियोलॉजिस्ट को सामान मिले हैं, जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, वो उनको हम लोग इन्वेस्टिगेट इस पर्पस से करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, कि वो कहाँ पे मिला है, घर पे, नाली में, ग्रेवयार्ड में, किल्न में, कहाँ पे मिला है। नाउ द आर्कियोलॉजिस्ट sometimes they also have to depend on indirect evidences। सीधे सीधे एविडेंस नहीं मिला है तो हम लोगों को कभी कभी इनडायरेक्ट एविडेंस पे भी डिपेंड करना पड़ता है। किनको? आर्कियोलॉजिस्ट को। जैसे कि उन्हें ट्रेसेस ऑफ कॉटन मिला तो एट सम हरप्पन साइट्स, तो उसने हेल्प किया कि ये जानने के लिए कि अच्छा क्लासिक क्लोथिंग रही होगी, किस तरह का क्लॉथ मटेरियल या किस तरह से उनके कपड़े बने होंगे। क्योंकि अगर वो कॉटन के बारे में जानते हैं तो ये हमें समझ में आ रहा है कि कॉटन उन्होंने यूज़ किया होगा कपड़ा बनाने में। डेपिक्शन ऑन स्कल्पचर सच एज प्रीस्ट किंग विथ ऑर्नामेंटेड शॉल, ये जैसे हमें मिला है कि जैसे स्कल्पचर जो स्कल्पचर बनाते थे वो लोग जो स्टोन से, तो उन स्कल्पचर को देख करके हमें पता चलता है वो जो प्रीस्ट किंग का जो स्टैचू मिला था हमको, जो स्कल्पचर मिला था, वो ऑर्नामेंटेड शॉल के साथ था। तो उनके ऑर्नामेंटेड शॉल को देख करके और कॉटन के ट्रेसेस को अगर हम मैच करें तो समझ जाएंगे कि कपड़े बनाए जाते थे, बुने जाते थे। तो ये भी था उनके क्लॉथिंग मटेरियल किस तरीके का था, क्योंकि एक हमें स्कल्पचर से भी एविडेंट हो गया कि ऑर्नामेंटेड शॉल उन्होंने ओढ़ा हुआ था। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन द सेंस when Harappan seal was discovered, it could not be understood. But when the same seal, इन लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब पहले क्या हुआ था, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला हड़प्पन सील, वो उसको नहीं समझ पाए कि वो इतनी पुरानी होगी। लेकिन जब इसी तरह की सील उन्होंने मेसोपोटामिया में डिस्कवर किया तब उन्होंने कंपेयर किया कि अरे ये तो सील ऑफ हड़प्पा की तरह ही है, और वो वाली सील यहाँ मिलना मतलब कि मेसोपोटामिया क्या है, कंटेम्प्रेरी है, उसी सेम पीरियड में दोनों एग्जिस्ट करते रहे होंगे। तो दिस इज ऑल द थिंग्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट वर डूइंग इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। नाउ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द इंटरप्रिटेशंस टू रिकंस्ट्रक्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब देखा, अगर हम बात कर रहे हैं रिलीजियस प्रैक्टिस की, तो जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले उसमें से कुछ एक ऐसे थे जो कि डिफरेंट थे, अनयूजुअल थे, या अनफेमिलियर या अलग दिखने वाले, जो बाकी लोगों से थोड़े अनकॉमन थे। तो कुछ ऐसे थे टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ विमेन, जिसको ये माना गया कि जैसे आज भी देवी पूजन होता है, मदर गॉडेस, उनसे उनको अटैच किया गया कि टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ वुमेन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मदर गॉडेस को। इट वॉज द टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ वुमेन हेविली ज्वेल्ड विथ इवन सम वर विथ हेड ड्रेस। तो आप ये देख ही रहे हैं इसकी पिक्चर, इसमें काफ़ी ज्वेलरीज पहनी हुई हैं, टेराकोटा फिगरीन जो दिया हुआ है, और इसमें हेड ड्रेस भी हम लोग देख सकते हैं। सेकेंड फिगर हमें मिला है, सेकेंड स्कल्पचर मिला है हमको, ये स्टोन स्टैचू है एक मैन का, इसे हम लोग प्रीस्ट किंग कहते हैं। तो ये भी जो है हम लोग को स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर मिला है,
seated with one hand on the knee. तो एक हाथ उनका एक घुटने पर है। तो ये जो पोस्चर मिला एक स्टैंडर्ड पोस्चर में, तो इसको हम लोगों ने लेबल किया प्रीस्ट किंग की तरह, क्योंकि इन्हें भी हमने रिचुअल से जोड़ दिया। फिर हमें ग्रेट बाथ मिला एट मोहनजोदारो, जिसे हमने एक ग्रेट बाथ को रिचुअल बाथ का है। आज भी हम लोग होली डिप लेते हैं गंगा जी में या रिवर में, जो इनको हम लोग माने मतलब एक होली डिप से या पवित्र मानते हैं, पवित्र स्नान मानते हैं। तो आज भी ऐसा हो रहा है और पहले भी उससे कनेक्ट किया गया। फायर आल्टार्स मिले हैं। फायर आल्टार्स हमको मिले हैं कालीबंगन और लोथल से। ये आप लोग समझ लीजिए कि जैसे यज्ञ होता है या हम लोग आज भी घर में हवन करवाते हैं, तो हवन के लिए जो एक जिसमें रख के हवन करते हैं, हवन कुंड कहलाता है। हवन कुंड को ही हम लोग अग्नि कुंड या फायर आल्तार कहते थे। जो फायर आल्तार है कुछ नहीं, हवन कुंड है, यज्ञ करने के लिए प्रयोग किया जाता था पहले। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वर रिकंस्ट्रक्टेड बाय एग्जामिनिंग द सील्स। सील्स जो है, सील्स में बहुत सारी चीज़ें बनी रहती हैं, उससे भी हम लोग समझ जाते हैं कि कैसे कैसे रिलीजियस सेरेमनीज को हमने या बिलीव्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। कैसे? जैसे सील्स में है प्लांट मोटिव्स बहुत सारे बने हुए हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स उसमें बने हैं या प्लांट्स का डिपिक्शन हुआ है, तो ये हमें बताता है कि नेचर वर्शिप रहा होगा। भाई पहले भी प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे कि जिन जिन चीज़ों से हमें सब कुछ मिलता है। जैसे नेचर वर्शिप, पेड़ की वर्शिप करने का मतलब क्या है? आज भी हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं। हम सबको पता है कि हमें प्लांट से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है कि पहले भी नेचर वर्शिप होती थी। और आपको ये बताना ज़रूरी होगा कि पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसमें रात में भी ऑक्सीजन ही रिलीज़ होती है, वरना पेड़ों पे, अन्य पेड़ों को अगर हम बात करेंगे तो बाकी सब पेड़ केवल ऑक्सीजन देते हैं दिन के समय, रात के समय सभी CO2 छोड़ते हैं। केवल पीपल का ऐसा पेड़ है, तो ये क्या है? पॉजिटिविटी आती है उससे। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि जैसे आज भी हम लोग पेड़ों की पूजा करते हैं और पहले भी ऐसे ही होता था कि प्लांट मोटिव्स जब मिले सील्स में, तो ये इंडिकेट करने लगा कि वो नेचर वर्शिप को ये डिपिक्ट कर रहा है। फिर हमने देखा कि सील्स में कुछ एक वन हॉर्न्ड एनिमल्स, यूनिकॉर्न बुल, तो ये जो मिला है इसको भी हम, एक सींग वाला जानवर, उसको भी हम लोगों ने रिलीजियस पर्पस से जोड़ा। ये खास है क्योंकि बाकी जगह कहीं पर भी इसका इस तरह की चीज़ें नहीं मिली, बहुत कम मिली। तो जो रेयरली चीज़ें मिली तो उसको भी हमने रिलीजियस से कनेक्ट किया। फिर हमें यहाँ पे प्रोटोशिवा उसको कहा है जो एक यौगिक पोस्चर का सील मिला हमें, जिसमें डिपिक्शन था, उसमें एक फ़ोटो बनी थी, पिक्चराइजेशन था यौगिक पोस्चर का। एक योगी बैठे हुए हैं यौगिक पोस्चर में और वो सराउंडेड ही, दैट इमेज इज सराउंडेड बाय एनिमल्स। तो ये हम लोगों ने प्रोटोशिवा इसको कहा है, क्योंकि इसी फिगर में, इसी यौगिक पोस्चर में बाद में शिव जी का जो स्थान मिला है, ये शिव जी को दिया गया है। तो उससे हम लोगों ने रिलेट किया, क्योंकि वो पशुपति थे जो कि लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, इसीलिए इन्हीं को रिकग्नाइज करके ये सबसे अर्लीस्ट एविडेंस था इनका, तो इसको हम लोगों ने प्रोटोशिवा कहा है। फिर हमें बहुत सारे कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिसको हम लोगों ने लिंग कहा, शिवलिंग को। दे आर टर्म्ड एज लिंग्स। Many reconstructions of Harappan religion are made on assumptions that later traditions provide parallel with earlier ones. तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी भी मिली कि जैसे हम लोग ये मानते कि आज हमारे यहाँ ऐसा है यूज़, तो हम पुरानी चीज़ों को भी उसी के जिससे हम वो रिजेंबल कर रहा है
उसी तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसको एजम्पशन मान लिया। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें लेटर ट्रेडिशंस में, मतलब हड़प्पन के बाद वैदिक रिलीजन्स के टाइम पे जो चीज़ फॉलो हो रही थी, उससे भी हम लोगों ने उसको उसके हिसाब से एक्सेप्ट किया। जैसे कि जिसने हम लोगों को रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प किया। जैसे हमें सैडल क्वन मिला तो हम लोगों ने मान लिया अरे आज भी तो सिलबट्टा यूज़ कर रहे हैं तो उसका ये यूज़ हुआ होगा। तो हमने इस तरीके से किया ना। इसका मतलब क्या किया, आर्कियोलॉजिस्ट वर मूविंग फ्रॉम नोन टू अननोन। आज की ज़िंदगी हमें नोन है पर अननोन है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हम लोगों ने अभी क्या जो भाई सैडल क्वन यहाँ पे यूज़ हो रहा था, तुरंत जब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मिला हमने उससे कनेक्ट कर दिया। तो इसी को कहा जाता है कि कैसे मूव किए आर्कियोलॉजिस्ट, फ्रॉम नोन टू द अननोन। इसी तरीके से हमने रिलीजन को समझने की कोशिश की। देवी पूजन होता था, लेकिन फिर पहले वाले में अगर हम गए तो उसमें क्या देखा कि मदर गॉडेस की बहुत सारी विमेन फिगरीन्स मिल रही हैं टेराकोटा की, तो वो उसी को एक्सेप्ट कर लिया कि वो देवी पूजन है, मदर गॉडेस का कह दिया। फॉर एग्जाम्पल एट प्रोटो शिवा सील्स, प्रोटो शिवा सील्स भी ऐसे ही है, ऋग्वेद के समय उन्हें रुद्र का नाम दिया है। लेकिन एक ऐसा ही केस है जो रुद्र में, रुद्र को जो एक्सप्लेन किया गया शिवा के लिए, शिव जी के लिए रुद्र को, तो रुद्र को उन्होंने ना तो पशुपति के रूप में डिपिक्ट किया गया है, ना तो यौगिक के रूप में। सो दिस इज़ अ स्लाइट डिफरेंस कि उन्होंने रुद्र को किया और हमने उनके यौगिक पोस्चर को भी करते हुए कि ही वॉज लॉर्ड ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, दैट इज़ वाई इज सराउंडेड बाय एनिमल्स। सो हमने लॉर्ड ऑफ एनिमल भी कहा है उनको। तो let us now discuss the next topic. Now before we start, how did archaeological work helped in knowing the past? इससे पहले हम लोग दो चीज़ें समझेंगे। जैसे कि पहला है शामन्स। शामन्स वो लोग थे, वो लोग मतलब महिला या मैन और विमेन, पुरुष या महिला, वो सभी वो लोग इंक्लूडेड थे जिनको वो ग्रुप था पीपल का, जो कि बोथ आई एम इंक्लूडिंग बोथ मेन एंड वेमेन, जिनके पास एक जादुई शक्तियाँ थीं और हीलिंग पावर था, मतलब हर बीमारी को हील करने की ताकत थी, और साथ ही कम्युनिकेट कर सकते थे अदर वर्ल्ड से। अदर वर्ल्ड से होता है कि मेडिटेशन का इतना हाई लेवल होता है कि हम लोग ब्रह्म या जो अदर वर्ल्ड से मतलब क्या है, एक होता है हेवन, एक होता है अपना जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो ऊपर इन्हें ईश्वरी ताकत थी उन लोगों के अंदर, शमन्स के अंदर। इनके पास मेन विमेन दोनों शामिल हैं और मैजिकल पावर है जिसमें हीलिंग पावर भी है, मैजिकल हीलिंग पावर है, and they can also communicate with the trans world. Now one corner मैके is explaining कि जैसे मैके को जब ये सब मिला कि ये स्मॉल कॉनिकल्स स्टोन्स जो मिले, स्मॉल कोन्स या स्मॉल कॉनिकल स्टोन्स, ये जो मिले हैं 2.5 इंच के थे इन हाइट, और इनको टर्म किया गया एज लिंग। लेकिन जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसकी पिक्चर, इसमें आपको दिख रहा है कि वो जैसे लग रहा है ना चेस बोर्ड सॉर्ट ऑफ, जिसमें कि वो जो छोटी जो इंच वाले जो छोटे छोटे जो स्मॉल कॉनिकल्स हैं उनके बारे में डाउट किया है मैके ने कि हो सकता है बोर्ड गेम्स में बोर्ड मैन की तरह भी यूज़ किया गया हो, बिकॉज ऑल दीज आर व्हाट एजम्पशंस, इट नेवर हैपन इन फ्रंट ऑफ अस, दे आर जस्ट ट्राइंग टू रिकन्स्ट्रक्ट। तो मैके का ये भी एक सोचना था, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। बिकॉज देखिए जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि बोर्ड सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, उस पर अगर कॉनिकल छोटे छोटे जैसे प्यादे के रूप में वो चेस की गोटियों की तरह जैसे रहता है, उस तरीके से रिजेम्बलेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ डिड आर्कियोलॉजिकल वर्क हेल्प? लेट अस नाउ डिस्कस दिस टॉपिक. So in this topic we are trying to understand that how the archaeologists help us in knowing how the Harappan civilization's economy was,
उस समय में उनकी इकोनॉमी कैसी थी। फिर उस समय हम लोग कैसे जान पाए उनके बारे में, सोशल डिफरेंस के बारे में जान पाए, वो उनका जो सिविलाइजेशन है कैसे फंक्शन करता था, किस तरीके से काम करता था, कैसे चूँकि अगर केवल हमारे पास ना उनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो पाई, अनडिसाइफर्ड एनिग्मेटिक होने का मतलब हुआ कि वो पढ़ी नहीं जा सकी। अगर पढ़ी जा सकती तो हम लोग बहुत कुछ और जान पाते आज की तारीख में। हाउ वॉज द ग्रेट, मतलब वॉज द ग्रेट बात अ रिचुअल स्ट्रक्चर, तो हम लोगों ने रिकन्स्ट्रक्ट करा। फिर ये भी जान पाए कि, और ये भी पता चल रहा है कि चूँकि उनकी जो रिटन था स्क्रिप्ट जो थी, स्क्रिप्ट को हमने पाया हर एक मटेरियल में, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो कोई आर्टिफैक्ट मिला हो, वेट मेजर्स हो। तो ये शो कर रहा है कि कितने ज़्यादा ये लोग क्या थे, लिटरेट थे। तभी हर चीज़ में लिखा हुआ लिखावट मिली हम लोगों को। फिर हड़प्पन सिमेट्रीज मिली, जो थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाया कि सोशल डिफरेंस था, बट वेरी स्लाइट, नॉट मच। देन जेंडर पे क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड रह जाते हैं कि क्या विमेंस जो है पॉटरी बनाती थी, कि जैसे आजकल जैसे विमेंस जो हैं पेंट करती हैं पॉट्स को, तो पहले भी पॉटरी बनाती थी कि केवल पेंट ही करती थी, ये क्वेश्चन जो है वो अभी अनआंसर्ड है। फॉर व्हाट पर्पस हड़प्पन मेड फीमेल टेराकोटा फिगरीन्स, फीमेल टेराकोटा फिगरीन्स जो मदर गॉडेस का टर्म दिया है, पर उन्होंने किस पर्पस से इतने सारे बनाए थे। या फिर बहुत सारे इसी तरह के और इश्यूज़ हैं जो कि सब छूटे हुए हैं आगे वाले आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, जो कि आने वाले कल इसके बारे में स्टडी करके हम लोगों को बताएंगे, और भी ज़्यादा इसके बारे में हम लोगों को रोशनी देंगे। तो ये सभी इश्यूज़ हैं ऐसे जो कि अनआंसर्ड रह गए हैं। और आफ्टर दिस ऑन द नेक्स्ट पेज timeline is given. You all will go through, students, you all will go through the timeline now, and in our next class we'll begin with the new chapter. Till then, keep completing your assignments, keep completing your work, and now I have to say that this is all about brick, beads and bones. All the best. Goodbye, students.